आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसमें अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके हलक में बलगम जमा रहती है। वो हमेशा खांसी करते रहते हैं या अपने गले को साफ करते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को, यानी कि अपने जिस्म के दिफाई मैकेनिज्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि आपको ये बीमारियां लगे ही ना। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। बलगम जमा होने की एक इंतहाई अहम वजह है गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि आपका तेज़ाब जो मैदे में प्रोड्यूस होता है वो आपके इसोफेगस यानी कि ग़िज़ा की नाली से ऊपर आता है आपके हलक में। जब ये हलक में आता है तो हलक रिस्पॉन्ड करता है, उसके अंदर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और आपको महसूस होता है कि आपके गले के अंदर हमेशा बलगम अटकी रहती है। आप खांसी करते रहते हैं, खंगारते रहते हैं और गले को साफ करते रहते हैं। गर्ड के और क्या साइन और सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चले कि आपको ये बीमारी है। इसके अंदर आपको नौशिया या उल्टी की कैफियत हमेशा महसूस रहती है। जब भी आप खाने की कोई चीज़ देखते हैं या खाते पीते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपको उबकाई आ रही है, उल्टी सी आती हुई महसूस हो रही है। आपको तेज़ाबियत गले में महसूस होती है, हलक में महसूस होती है जब भी आप कोई चीज़ खाते पीते हैं। खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम होती है। आपके ब्रेथ में से यानी कि आपके सांस में से आपके मुंह से हमेशा बदबू आती रहती है। आपको डकार या बेल्चिंग की शिकायत रहती है। खाना जब आप निगलते हैं तो अक्सर उसमें आपको तकलीफ़ रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की निशानी है कि आपको गर्ड की तकलीफ़ है। तो अगर आपके हलक में बलगम की वजह या मुस्तकिल खांसी की वजह गर्ड है तो इसके लिए जो चीज़ें आपको करनी है, पहले तो वो खाने अवॉइड कीजिए जिससे आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है। इन खानों में जो मोस्ट कॉमन खाने हैं तेज़ मसाले वाले या स्पाइसी खाने, इनको अवॉइड कीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम कीजिए। उसके अलावा अगर आप रात का खाना देर से खाते हैं तो ये अपनी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो खाना रात का आपको 7 बजे एटलीस्ट खा लेना चाहिए, ताकि इतना 3-4 घंटे का वक्फ़ा हो आपके खाने के हज़म को होने के लिए। रात का जब आप सोते हैं तो 2 तकियों का इस्तेमाल कीजिए। ये कॉमन चीज़ें हैं जिनसे आप अपने गर्ड को सिम्पटम को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके हलक हलक में बलगम, खंगारना, ये चीज़ें कम हो जाएँगी। लेकिन 2 स्पेसिफ़िक इलाज हैं जो मैं आपको बताता हूँ जिससे आप गर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका आपको मार्केट से मिल सकता है। सेब के सिरके का 1 या 2 चमचे पानी में मिलाइए और उसको खाने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके मैदे की तेज़ाबियत मेंटेन होगी और आपके जो तेज़ाब का रिफ्लक्स है वो कम हो जाएगा जब आपके मैदे का पीएच मेंटेन होगा। दूसरी अहम चीज़ है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी गोलियां आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की 4 से 5 गोली आप इस्तेमाल कीजिए या जो भी पैकेट के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हो। इससे भी आपके स्टमक का एसिड मेंटेन होगा और आपको गर्ड की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गले में बलगम, जिसे कटार भी कहा जाता है, इसकी दूसरी अहम वजह है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। होता ऐसा है कि हमारे नाक के इर्द गिर्द पैरानेजल साइनसेस होते हैं। इसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस की नाली और लैरिंग्स के ऊपर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो हर रोज़ म्यूकस सिक्रीट करता है। ये म्यूकस हमारे लिए दिफाई मैकेनिज्म का काम अंजाम देता है और बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जेंस और डस्ट वगैरह को रिड्यूस करके रखता है। जब हमें कोई एलर्जी होती है, खाने से एलर्जी हो गई, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो गई, मौसम से एलर्जी हो गई, किसी और चीज़ से एलर्जी हो गई, तो इस म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाती है और हमें पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे गले के पीछे बलगम टपकती रहती है। इससे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हम हमेशा खांसते रहते हैं, गला साफ करते रहते हैं और अक्सर लोग स्पीटिंग या थूकते भी रहते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग का बेहतरीन इलाज पहला तो ये है कि आप एलर्जेंस को अवॉइड कीजिए। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से बचिए। अगर आप किसी और चीज़ से एलर्जिक हैं जिससे महसूस होता है कि आपका गला ख़राब हो जाता है तो इसको अवॉइड कीजिए। ये तो इसका पहला बेहतरीन इलाज है। 2 स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हैं, पहली चीज़ है सॉल्ट वाटर के गॉगल्स। नमक को लेकर 1 चमचे नमक को लेकर पानी के गिलास में मिलाइए और उससे गरारे कीजिए।
सॉल्ट वाटर जो है वो आपकी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन जो है और उसके अंदर जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाती है म्यूकस के अंदर, सॉल्ट वाटर उसको तबाह कर देता है, ये उसको हल्का कर देता है। उसके अलावा आप वही नमक वाला पानी लेकर अपनी नाक के अंदर भी डाल के नाक को भी साफ कर सकते हैं, दोनों दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर। अगर आप इसको एडवांस और करना चाहते हैं तो नेज़ल रिंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल सकते हैं, वो आप उसमें नेज़ल रिंस अपनी नाक के अंदर एक तरफ से कीजिए और दूसरी तरफ से पानी को बाहर निकलने दीजिए। इससे आपकी नाक और उसके अंदर जमी हुई ये जो म्यूकस और म्यूकस में जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगी। दूसरा अहम इसका इलाज ये है कि आप बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी शैम्पू बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट इफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई एडिटिव नहीं होते, तो मार्केट से आप जो माइल्डेस्ट बेबी शैम्पू है उसको लीजिए। 2 टीस्पून बेबी शैम्पू 4 ग्लास पानी में मिलाइए और उससे फिर अपनी नेज़ल रिंस कीजिए। ये बेबी शैम्पू डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल करे होगा और आपकी नेज़ल सिक्रीशन को कम करे। पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग का अगला बेहतरीन इलाज है पोविडीन आयोडीन का इस्तेमाल। ये आपको मार्केट से मिल सकती है। 10% पोविडीन आप लें, उसको आपने 50% डाइल्यूट करना है, यानी कि 2 आउंस आपने पोविडीन आयोडीन 10% की ली और 2 आउंस पानी का लिया, उनको आपने आपस में मिला के डाइल्यूट कर लिया। फिर आपने उसको एक नेज़ल विक पे लेकर हल्का सा लगाया और नाक के अंदर, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर आप उसको हल्का हल्का सा लगाएं। इससे आपके नाक के नथनों के अंदर जितने भी जरासीम है वो मर जाएंगे और आपकी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग ख़त्म हो जाएगी। अब आइए उन चीज़ों को देखें जिनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, आपके अंदर दिफाई मैकेनिज़्म स्ट्रेंथन हो जाता है और हर तरह की इन्फेक्शन इंक्लूडिंग गले में फ्लेम, कटार और इन्फेक्शंस को आप डील कर सकते हैं। पहली चीज़ है शुगर का इस्तेमाल लो कर दीजिए। शुगर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस को जन्म देती है। शुगर का इस्तेमाल लो कीजिए और अपनी बॉडी के अपने वज़न को कम कीजिए। दूसरी जो एंटी बैक्टीरियल जो बेहतरीन चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। गार्लिक एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल होता है, तो गार्लिक या लहसुन के इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तीन उसके अलावा चीज़ें बहुत अहम है, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। विटामिन सी और डी के ऊपर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन सी और डी कहाँ से आप ले सकते हैं। जनरली हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।